हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी भारतीय संसद का मानसून सत्र समाप्त हुआ और इस मानसून सत्र में अगर हम देखें सबसे लंबे समय तक चर्चा किस कानून पर हुई तो वह कानून था दिल्ली से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण कानून, जिसमें आपने अरविंद केजरीवाल को भारत के विभिन्न नेताओं से मिलता हुआ देखा होगा। जी हां, अगर हम बात करें इस अध्यादेश की तो 2023 के मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया था दिल्ली के मामले पर। उसी दिल्ली के मामले के खिलाफ एक अध्यादेश लाया जाता है और उस अध्यादेश के बाद में फिर अब मानसून सत्र में उस पर चर्चा हुई, जो कि सबसे लंबे समय तक चलनी लाजमी ही थी, क्योंकि 2024 के चुनाव आने वाले हैं और बड़ा मुद्दा ये बन करके उभरना ही था। अगर हम देखें अध्यादेश की तो एक शब्द मैंने अभी आपके सामने इस्तेमाल किया, अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस। ये क्या होता है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 123 में इस व्यवस्था का प्रावधान है। अभी 2019 गई, 2019 में आपने देश की राजधानी को घेरे किसानों को देखा होगा जो लाल किले तक चढ़ करके झंडा फहराने का काम करते हैं। जी हाँ, वह भी एक अध्यादेश के द्वारा लाए हुए कानून के खिलाफ ही बैठे हुए थे, जिस कानून को बाद में भारत की संसद ने वापस ले लिया। उसी प्रकार से आपने देखा होगा 3 तलाक का एक कानून जो कि अध्यादेश से ही शुरू हुआ। तो यह अध्यादेश से शुरू होकर के कानून बनने की कहानी क्या है? आखिर क्यों केंद्र सरकार संसद के अंदर किसी भी कानून को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करती, वो सीधा ऑर्डिनेंस के रास्ते से क्यों लाती है? क्योंकि इसमें किसी चीज की बचत होती है। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, उस चीज की बचत क्या है। तो अभी आपने देखा कि दिल्ली के ऊपर कानून था, तो भारत के संविधान में अमूमन व्यवस्था इस चीज की गई है। भारत में जैसा कि आप जानते हैं भारत राज्यों का संघ है, और ये बात कहां कही गई है? अनुच्छेद नंबर 1 में। यानी भारतीय अनुच्छेद नंबर 1 साफ साफ यह बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, यानी इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। तो एक सेंटर होगा यानी केंद्र की सरकार होगी और दूसरा राज्य होगा यानी राज्य की सरकार होगी। तो 2 चीज तो हो गई। तीसरा आता है संघ शासित प्रदेश, यानी वह ऐसे राज्य जो सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आते हैं। लेकिन संघ शासित प्रदेश भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वह जो जिनमें विधानसभा नहीं है और एक वह जिनमें विधानसभा है। तो दिल्ली के अंदर विधानसभा है और लड़ाई शुरू होती है यही शक्तियों के टकराव को लेकर। अगर कहानी थोड़ा पहले शुरू होती है तो इस दिल्ली की कहानी को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। आखिर ये इतना विवाद का मुद्दा क्यों बना हुआ है? कहानी पुरानी है। ये बात 1975 से लेते हैं। 1975 में देश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, और उन्होंने आपातकाल लगाया, जिसके चलते उन्हें बहुत बुरी तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनती है, जो कई सारे नेताओं का गठजोड़ था। उसमें अक्सर कई नेता ये कहते हुए नजर आते थे कि दिल्ली को एक फुल स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए। उसके बाद 1980 में गठन होता है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी 1989 के मैनिफेस्टो में यह तक शामिल करती है कि हम दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उसके बाद में 1991 में 69वें संविधान संशोधन अधिनियम से अनुच्छेद 239 ए शामिल करके भारत की राष्ट्रीय राजधानी को एक विधानसभा मिली। इस विधानसभा के मिलने में एक लंबी ही कहानी थी। हालांकि उस समय के बीजेपी के बड़े नेता, जिनमें लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि हालांकि दिल्ली को विधानसभा मिली लेकिन उसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था। जी हाँ, उसके बाद में कांग्रेस की सरकार रहती है और बीजेपी के नेता अक्सर इस बात की मांग करते नजर आते हैं, और कई सारे दिल्ली के बीजेपी के पॉलिटिशियनों के भाषणों में अक्सर ये बात सामने आई कि हम दिल्ली को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन कहानी धीरे धीरे बदल जाती है। अक्सर क्या होता था, या तो दिल्ली और केंद्र में दोनों की सरकारें होती थी, लेकिन कहानी बिगड़ी तब जब दोनों में विपरीत सरकारें आकर के खड़ी हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली के अंदर 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें केंद्र सरकार नियंत्रण रखती है। एक पब्लिक ऑर्डर, दूसरा लैंड और तीसरा पुलिस। इन 3 चीजों में नियंत्रण केंद्र सरकार का है। इसके अलावा जो भी बचा वो सब दिया गया दिल्ली की विधानसभा को। 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं और यहीं से लड़ाई का आगाज शुरू होता है। 2014 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। उधर और इधर
सरकार रही केजरीवाल के हाथों। इन यहां से शक्तियों का टकराव सीधा सीधा शुरू होता है। उधर केंद्र सरकार दिल्ली की सारी शक्तियों को चाहती थी कि मैं अपने नियंत्रण में रखूं, तो अरविंद केजरीवाल इस चीज को लेकर के चलते थे कि भारत राज्यों का संघ है, तो राज्य की अपनी एक परिभाषा और उसकी शक्तियां हैं, तो हमारे पास वो शक्तियां होनी चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया और मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे मामले की सुनवाई करी, उसके बाद में उस पर एक वर्डिक्ट आया। लेकिन 2019 के वर्डिक्ट के बाद में 2023 में एक और वर्डिक्ट आया जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने 5-0 के वर्डिक्ट से यह बताया कि भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है उसमें जो सरकार होगी, चूंकि सरकार को दिल्ली के लोगों ने चुना है, तो दिल्ली के लोगों के लिए कानून बनाने और उन्हें लागू करने की सारी शक्तियां दिल्ली के लोगों के चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए। लेकिन एक हफ्ते बाद ही केंद्र सरकार राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक अध्यादेश लेकर के आते हैं और इस सारी की सारी चीज को विफल कर दिया जाता है। यानी एक अलग ही व्यवस्था खड़ी की जाती है। अगर उस व्यवस्था का हम आईना देखें तो कुछ वैसा मानिए कि मुख्यमंत्री होगा, उसकी मंत्री परिषद होगी, लेकिन सारे के सारे डिसीजन लेने के जो फैसले होंगे वो इनके पास नहीं होंगे। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के होंगे उनके पास होंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन चुनता है ये आप भली भांति जानते ही होंगे, केंद्र की सरकार। अब ऑर्डिनेंस आ गया, तो ऑर्डिनेंस के बाद में अब देश की लोकसभा और राज्यसभा में उस पर वोटिंग होनी थी, जिसमें बीजेपी ने बाजी मार ली। यानी अब दिल्ली की सारी जो पावर्स थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सरकार के पाले में डाल दिया था, अब वो सारी की सारी जो पावर है वो केंद्र सरकार के हाथ में ही जानी है, क्योंकि उसका रास्ता ही ऐसा सेट कर दिया गया है कि एक बोर्ड बनेगा, जिस बोर्ड के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, उसमें दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कौन चुनता आप सब लोग जानते हो, भारत के केंद्र सरकार। तो उसके बाद में रिकमेंडेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो उस रिकमेंडेशन को माने या ना माने वो उनके हाथ में है। उसके बाद में वो उस चीज को केंद्र सरकार के पास भेज देंगे और केंद्र सरकार उस पर अपना फैसला लेगी। यानी अगर हम सीधा सीधा देखें तो शक्तियां रही केंद्र सरकार के हाथ में। अब ये जो 3 पार्टियों की कहानी मैंने आपको सुनाई, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इनकी कहानी भी समझना थोड़ा सा जरूरी है। जब बीजेपी विपक्ष में थी दिल्ली में या केंद्र में भी, तो लंबे चौड़े इनके नेताओं के बयान आया करते थे कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, दिल्ली को और पावर्स मिलनी चाहिए, दिल्ली को बहुत सारी शक्तियां मिलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अब इन्हें लगा कि अब यहाँ चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है, हमने प्रधानमंत्री को छोड़ा, गृह मंत्री को छोड़ा, कई राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली में छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद में भी ये दिल्ली में सरकार नहीं बना पाए, तो इन्होंने बैकडोर से सारी पावर्स को अपने हाथ में लेने का बढ़िया प्रयास किया, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन इनकी ये हिपोक्रेसी पूरा देश भली भांति देख रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस उस समय जब सरकार में थी तो दिल्ली को ये सारी पावर्स नहीं देना चाहती थी, लेकिन अब चूंकि ये लोग विपक्ष में हैं और इनके पास सीट ही नहीं है दिल्ली में, मामला साफ है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े होकर अपना 2014 का गणित साध रहे हैं। और अगर हम बात करें अरविंद केजरीवाल जी की, तो अरविंद केजरीवाल भी अक्सर 2013 तक भारत के तमाम नेताओं के काले धन के चिट्ठे गिनवाते थे। पता नहीं कहां से इनके पास वो आंकड़े हुआ करते थे, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली के ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये कभी महाराष्ट्र जाके उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन से बात करते हैं, तो कभी झारखंड में हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हैं, तो कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश यादव से उनके पटना में जाकर के मुलाकात होती है, और बेंगलोर में विपक्ष की मीटिंग होती है। ये सारे नेताओं से भली भांति मिलते हुए नजर आते हैं, जिनको ये पानी पी पी करके कोसते थे कि ये लोग भ्रष्टाचार के ढेर पर बैठे हुए हैं, ये तमाम प्रकार के भ्रष्टाचारी हैं। अब यहाँ पर आप ही तय करिए, आप क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग अपने अपने विचार वहां रख सकते हो। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी, वो क्या किस तरीके के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बीजेपी के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में भी। तो ये खेल तो इन 3 पार्टियों का ही था, क्योंकि दिल्ली के मामले में तीनों पार्टियां इन्वॉल्व थी। कौन पार्टी दोगलापन यहाँ पर दिखा रही है, किस तरीके की इनकी जुबानी जंग है, सब आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।